लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइनशैन ने यानरैन को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन वो प्रपोजल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था। जिसके बाद वो यानरैन के ग्रैंडपा से मिलने आया था, जहाँ पर उनके बीच ज़्यादा बातें नहीं हुई थी। यानरैन के ग्रैंडपा ने हाइनशैन से बस इतना कहा था कि जाओ अपनी माँ को बुलाओ एंड जल्द से जल्द यानरैन और तुम्हारी एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर लो। तो इस पर हाइनशैन भी अपना सिर हिलाता है एंड वहाँ से अपने घर आ जाता है। अब आगे थोड़े डिस्कशन के बाद फाइनली कुछ दिनों बाद की डेट फिक्स होती है, जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी के लिए एक कमरे में यानरैन के मम्मी पापा, यानरैन, हाइनशैन, उसकी माँ और यानरैन के फैमिली के कुछ मेंबर्स खड़े हुए थे, जहाँ पर उनके बीच में बातें चल रही थी। शादी को लेकर सब चीज़ें फिक्स हो चुकी थी। तभी यानरैन की माँ कहती है, अभी के लिए मुझे तुमसे थोड़ी और बात करनी है। देखो, मैं ये चाहती हूँ कि शादी के बाद हाइनशैन और यानरैन जी फैमिली में रहें। इस पर तुम्हारा क्या ख्याल है? तो इस पर हाइनशैन की माँ कहती है, देखिए मिसेज जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। ऐसे में मैं ये चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहे एंड मेरे बुढ़ापे में मेरी केयर करे। मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। एंड वैसे भी उसका सरनेम हान है एंड एक आदमी को अपने सरनेम को ऊपर लेकर जाना चाहिए, ना कि किसी और का सरनेम यूज़ कर कर अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहिए। तो इस पर यानरैन के फैमिली मेम्बर्स कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि ये तो एक नया एरा है, इस एरा में घर जमाई बनना कोई बुरी बात नहीं है। वो लोग काफ़ी सारे कमेंट्स करते हैं, ये भी कहते हैं कि आप अपने बेटे का फ्यूचर बर्बाद कर रही हैं। लेकिन इस पर हाइनशैन की माँ कहती है, मेरे बेटे से कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहे एंड हमारी हान फैमिली की ब्लड लाइन को आगे लेकर जाए। तभी कमरे में एक आवाज़ गूंज उठती है, ये तुम औरतों का पर्सपेक्टिव है। एक मेल को हमेशा ग्रेटनेस की तरफ एम करना चाहिए। तुम ऐसा कर कर तुम्हारे बेटे का फ्यूचर बर्बाद कर रही हो। तो इस पर हाइनशैन की माँ पूछती है, तो आखिर जी फैमिली मेरे बेटे को किस तरह का फ्यूचर ऑफर कर सकती है? तो इस पर उस कमरे में एक बूढ़ा आदमी आता है, जो कोई और नहीं बल्कि यानरैन के ग्रैंडपा थे। एंड आते ही कहते हैं, जी फैमिली हाइनशैन को फेम प्रोवाइड कर सकती है, अलायंस में पूरे रोका प्लैनेट में एक डोमिनेंस प्रोवाइड कर सकती है, जिससे कोई इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि उस पर कोई दबाव नहीं डाल पाएगा। तो इस पर हाइनशैन की माँ कहती है, अगर मेरे बेटे का फ्यूचर ये है तो इससे अच्छा यही होगा कि वो अपने घर पर रुके और अपने बच्चों को पाले। तो इस पर यानरैन के ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड वो गुस्से में हाइनशैन की माँ की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम एक बहुत ही अनग्रेटफुल औरत हो। मैं तुम्हारे बेटे की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम ये कह रही हो कि इससे अच्छा ये होगा कि तुम्हारा बेटा घर पर रहे और बच्चों को पाले। आखिर तुम क्या सोचती हो? आखिर एक मर्द को कैसा होना चाहिए? उन्होंने ये बातें बहुत ज़्यादा गुस्से में कही थी, लेकिन जैसे ही उनकी नज़रें हाइनशैन की माँ पर पड़ती हैं, अचानक से उनके पैर कांपना शुरू हो जाते हैं। वो कांपते हुए कहते हैं, तुम तुम तो मिस लैन हो। एंड ये कहकर वो ज़मीन पर गिर जाते हैं एंड ज़मीन पर गिरकर रोते हुए कहते हैं, बेटी लैन, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैं जी एनवू हूँ। क्या तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ? तो इस पर हाइनशैन की माँ उनके पास जाकर उन्हें उठाते हुए कहती है, नहीं, मुझे याद नहीं है आप कौन हैं, आखिर आप कौन हैं? तो इस पर यानरैन के ग्रैंडपा कहते हैं, आज से लगभग 34 सालों पहले तुम्हारी फैमिली का एक फंक्शन था। उसी फंक्शन में मैं तुमसे मिला था, तब तुम बहुत ज़्यादा छोटी थी। अगर अभी के लिए तुम्हारी चेस्ट पर तुम्हारी फैमिली का वो ब्रोच नहीं होता, वो सिंबल नहीं होता, तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं पहचान पाता। मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुमसे इस तरह बात की। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर हाइनशैन की माँ उसे उठाते हुए कहती है, अच्छा अंकल, तो ये आप हैं? आप अंकल जी हैं ना, जिनसे मैं इतने सालों पहले मिली थी? देखिए, समय कितना तेज़ी से बीत गया। अब आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं और मैं एक मिडल एज वुमेन बन चुकी हूँ। तो इस पर यानरैन के ग्रैंडपा अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, वैसे मिस्टर हाईटैंक कैसे हैं? वो आजकल क्या कर रहे हैं? इधर यानरैन और हाइनशैन को खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा था। यानरैन से ज़्यादा तो हाइनशैन कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यानरैन के ग्रैंडपा उसकी माँ के सामने झुक क्यों रहे हैं, या उसका कोई पावरफुल बैकग्राउंड है। अगर हाँ, तो पहले वो इतना ज़्यादा गरीब क्यों था? उसने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों किया
ये उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद वहाँ का सीन थोड़ा सा बदल जाता है एंड थोड़ी देर बाद अभी के लिए उस कमरे में सिर्फ हानशेन, यानरेन की माँ, पापा और उसके दादाजी और हानशेन की माँ, यही लोग रह गए थे। तभी यानरेन के फादर यानरेन के ग्रैंडपा से पूछते हैं, डैड, आखिर मिस्टर हाईटैंग कौन है? तो इस पर यानरेन के ग्रैंडपा कहते हैं, तुम सभी उनको जानते हो। वो उन गिने चुने डेमी गॉड में से एक हैं जिन्होंने सुप्रीम डेमन वर्ल्ड में अपना एक दबदबा बनाया है। वो एक अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने डेमी गॉड के लैंड पर खुद अपने दम पर एक शेल्टर हासिल किया था एंड हम ह्यूमंस को वक्त आने पर प्रोटेक्ट किया था। जैसे ही सभी ये बातें सुनते हैं वो तुरंत समझ जाते हैं कि अभी के लिए यानरेन के ग्रैंडपा किसकी बातें कर रहे हैं। वो सभी शौक के साथ कहते हैं, आप ग्रेट लू, जिन्हें गॉड ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है, उनकी बात कर रहे हैं ना? तो इस पर यानरेन के ग्रैंडपा अपना सिर हिला देते हैं। मास्टर जी अभी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली उनके बारे में बातें कर रहे थे। मास्टर जी अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। वो खुशी के साथ कहते हैं, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि हमारा रिश्ता मिस्टर हाईटैंग की फैमिली से जुड़ने जा रहा है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि वो लोग अब हमारे रिलेटिव होंगे। तुम लोग ज़्यादा बातें मत करो एंड बेटी लैन जो भी शर्तें रखे उन्हें चुपचाप मान लो। अगर कोई भी बेटी लैन की बेइज्जती करेगा तो मैं उसे जी फैमिली के रूल्स के अकॉर्डिंग पनिश करूंगा। तो इस पर सभी अपना सिर हिलाते हैं। हानशेन की माँ के चेहरे पर अभी के लिए एक मुस्कान थी। वो अब कुछ नहीं कह रही थी। उन्होंने पहले जो भी कहा था, उन्होंने जो भी शर्तें रखी थी, जी फैमिली ने वो सारी की सारी शर्तें मान ली थी। ऐसे में अब उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं थी। इधर हानशेन मन ही मन सोच रहा था, क्या सच में मेरी माँ ग्रेट गॉड ऑफ डेथ की वंशज हैं? क्या मेरा उनके साथ कोई रिलेशन है? लेकिन अभी के लिए इस बारे में अपनी माँ से कुछ नहीं पूछता है। जब सब कुछ फिक्स हो जाता है तो हानशेन अपनी माँ के साथ अपने घर लौटने लगता है। रास्ते में वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, आखिर आपने ये चीज़ें इतने साल तक सीक्रेट क्यों रखी? आपने मुझे कभी भी इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं बताया? तो इस पर हानशेन की माँ कहती है, मैंने कभी तुमसे कुछ छिपाया ही नहीं, बस तुमने मुझसे पूछा नहीं तो मैंने तुम्हें बताया नहीं, बस इतनी सी बात है। तो ये सुनकर हानशेन उन्हें घूरते हुए कहता है, क्या सच में आपकी फैमिली इतनी ज़्यादा पावरफुल है? एंड अगर हाँ, तो जब अंकल आंटी हम लोगों को इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे तब वो हमारी हेल्प के लिए क्यों नहीं आई? तो इस पर हानशेन की माँ कहती है, उसके पीछे दो रीजंस है। पहला रीज़न तो ये है कि मैंने और तुम्हारे डैड ने भागकर शादी की थी, इस वजह से मेरी फैमिली ने मुझे घर से निकाल दिया था। एंड दूसरी बात ये थी कि हमारे ऊपर तुम्हारे अंकल और आंटी का कोई तो फेवर है। तो इस पर हानशेन पूछता है, कैसा फेवर? आखिर आप किस फेवर की बातें कर रही हैं? तो इस पर हानशेन की माँ कहती है, ये तो मैं भी नहीं जानती। ऐसा तुम्हारे डैड कहा करते थे, पर उन्होंने भी मुझे कभी नहीं बताया कि आखिर हमारे ऊपर उनका कौन सा फेवर है। हानशेन अपनी माँ से पूछता है, माँ, अगर आपकी फैमिली इतनी ज़्यादा पावरफुल है तो आपको तो बहुत सारी पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक्स आती होंगी, तो आखिर आज तक आपने मुझे कभी भी वो पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक्स क्यों नहीं सिखाई? तो इस पर हानशेन की माँ उसे घूरते हुए कहती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? याद करो, तुम्हारे पास जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, तुम्हारे पास जो कॉम्बैट एबिलिटी हैं, तुम्हारे पास जो प्रेडिक्टिव एबिलिटीज़ हैं, किसी भी मोमेंट पर प्रॉपर डिसीजन लेने की तुम्हारे पास जो एबिलिटी है, वो आखिर तुम्हारे पास कहाँ से आई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सभी एबिलिटीज़ तुम्हारे पास पैदा होते टाइम थी? तो इस पर हानशेन सोच में पड़ जाता है एंड थोड़ा सोचने पर ही उसे समझ आता है कि हाँ, ये सभी चीज़ें उसकी माँ ने ही उसे सिखाई थी। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसकी माँ ने उसे ये सभी चीज़ें सिखाई थी तो फिर उन्होंने उसे कभी भी कोई मार्शल आर्ट टेक्निक क्यों नहीं सिखाई? क्योंकि अगर वो उसे मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाती तो उससे हानशेन को बहुत ज़्यादा फायदा होता। लेकिन खैर, अभी के लिए उसकी माँ उसे इस बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए हानशेन भी अब इस बारे में उनसे कुछ ज़्यादा पूछता नहीं है। अब सीन चेंज हो जाता है एंड हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। अभी के लिए दो लोग आमने सामने बैठे हुए थे। तभी वो औरत कहती है, मिस लैन बहुत सालों पहले हमारी फैमिली छोड़कर जा चुकी है। मुझे लगा नहीं था हमारी फैमिली छोड़ने के बाद भी वो इतने अच्छे यंग मास्टर को ग्रो कर पाएगी। सच में वो काफ़ी कमाल की है। लेकिन इसके बावजूद क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं उन्हें ग्रेट असुरा सूत्रा भेज दूं? क्या वो सच में इसकी प्रैक्टिस करेगा? तो इस पर उसके सामने बैठा वो आदमी कहता है, वो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेगा।
उसकी बॉडी में लू फैमिली का खून दौड़ रहा है। उसकी जीन्स उसे ग्रेट असुरा सूत्रा प्रैक्टिस करने के लिए फोर्स ज़रूर करेंगे, वो इसे रेजिस्ट कभी नहीं कर पाएगा। ये सुनकर वो औरत अपना सिर हिलाती है एंड मन ही मन सोचती है, मिस लैन ने बहुत ही कोशिश की है इस वॉर्टेक्स को, इस जंजाल को तोड़ने की। इसके लिए उसने हमारी फैमिली भी छोड़ दी, तो क्या इसके बावजूद उसे दोबारा से परेशान करना ठीक होगा? लेकिन इस पर वो आदमी बस अपना सिर हिलाकर कहता है, चाहे कुछ भी हो, वो लोग लू फैमिली के मेंबर्स हैं। ऐसे में वो इस चक्रव्यूह से कभी नहीं बच सकते हैं। इधर अभी के लिए सीन चेंज हो जाता है एंड हमें हानशेन को दिखाया जाता है। वो अभी थोड़ी देर पहले इंटरनेट पर एक रिसर्च कर रहा था, पर तभी उसके पास एक मेल आया था। हानशेन जब उस मेल को ओपन कर कर देखता है तो उस मेल में एक पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक थी जिसका नाम ग्रेट असुरा सूत्रा था। हानशेन उसे ध्यान से पढ़ता है। हानशेन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक उसे किसी ने मेल से क्यों भेजी है। क्या किसी ने गलती से उसे मेल भेज दिया है? लेकिन इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक सेंड करते वक्त कोई किस तरह किसी गलत इंसान को ये मार्शल आर्ट टेक्निक सेंड कर सकता है? वो लोग कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं। ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ तो अजीब है। जिसके बाद हानशेन जल्दी से सेंडर से थोड़ी बातें करता है, जहाँ पर उस आदमी से उसकी आइडेंटिटी पूछता है। लेकिन वो आदमी उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता है, बस इतना कहता है कि मार्शल आर्ट टेक्निक तुम्हारे लिए है एंड अगर तुम्हारे पास इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हानशेन ने इस मार्शल आर्ट टेक्निक को बहुत डिटेल में पढ़ा था, इसलिए हानशेन ये तो समझ गया था कि मार्शल आर्ट टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इतनी ज़्यादा पावरफुल कि अगर हानशेन इसे एक बार सीख लेता है तो उसके पास एक बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रक्टिव फोर्स आ जाएगी, जिसके साथ वो किसी भी सुपर बीस्ट को मार सकेगा। लेकिन हानशेन ये नहीं जानता था कि आखिर उसके पास ये मेल कहाँ से आया है। ऐसे में हानशेन इसकी प्रैक्टिस नहीं करना चाहता था। मोस्ट प्रोबेबली उसके किसी दुश्मन ने जानबूझकर उसे ये मार्शल आर्ट टेक्निक भेजी हो ताकि उसे नुकसान पहुंचा सके। ऐसा भी हो सकता था। इसलिए हानशेन डिसाइड करता है कि वो इस अननोन स्किल को प्रैक्टिस नहीं करेगा एंड वो दोबारा से इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक रिसर्च करने के बाद उसे सेंट हॉल में एक पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक मिल जाती है जिसका नाम था ग्रेट थंडर बॉक्सिंग। हानशेन इसकी प्रैक्टिस करने का डिसाइड करता है। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हानशेन के पास लाइटनिंग एलिमेंट होना चाहिए था। हानशेन के पास लाइटनिंग एलिमेंट नहीं था, लेकिन मिस्टीरियस मंत्रा से सिल्वर फॉक्स के एनर्जी फ्लो को कॉपी कर कर हानशेन इसकी प्रैक्टिस कर सकता था एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकता था। इसलिए हानशेन इसकी प्रैक्टिस करने का डिसाइड करता है। वो जल्दी से मार्शल आर्ट टेक्निक परचेस कर लेता है एंड वहाँ से टेलीपोर्ट होकर जल्दी से एडवांस डेमन वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर वो येलोस्टोन सिटी के अंदर ही वॉर एंजल के साथ इस मार्शल आर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। वो लोग काफ़ी देर से प्रैक्टिस करते जा रहे थे, वहीं ज़ूयू दूर से सब देख रही थी। हानशेन जब से लौट कर आया था उसने इससे एक भी बात नहीं की थी, बल्कि जब से वो लौट कर आया था तब से वो लगातार एक मार्शल आर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस करता जा रहा था। इस वजह से ज़ूयू अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी थी। उसे हानशेन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। इधर हानशेन इन सभी चीज़ों से अनजान वॉर एंजल के साथ अभी के लिए ग्रेट थंडर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते जा रहा था। वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। पिछले न जाने कितने घंटों से वो इसकी लगातार प्रैक्टिस किए जा रहा था, जिस वजह से उसे लगातार इम्प्रूवमेंट भी मिलती जा रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका था एंड इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश भी था। अचानक से वो जल्दी से अपने पूरे पोटेंशियल के साथ अपनी बॉडी के अंदर सिल्वर फॉक्स के एनर्जी फ्लो को फ्लो करता है, जिस वजह से उसके पास बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग एबिलिटी आ जाती है एंड वो इस एबिलिटी के साथ जल्दी से एक पंच रेडी करता है एंड वॉर एंजल को पंच मारने जाता है। बदले में वॉर एंजल भी उस पर हमला करती है एंड जैसे ही उन दोनों के हमले टकराते हैं एक जोरदार आवाज़ वहाँ पर गूंज उठती है। जैसे ये आवाज़ ज़ूयू से टकराती है अचानक से उसका एनर्जी फ्लो उसके कंट्रोल से बाहर चला जाता है एंड वो खून की उल्टियाँ करना शुरू कर देती है। उसे समझ नहीं आया था कि आखिर अभी हाल फिलहाल यहाँ पर हुआ क्या था। बेचारी का सर अभी तक घूम रहा था एंड बेचारी को अभी तक चक्कर आ रहे थे। इधर हानशेन बहुत ज़्यादा खुश था। ग्रेट थंडर बॉक्सिंग सीखने के लिए उसके पास लाइटनिंग एबिलिटी होनी चाहिए थी, लेकिन हानशेन ने इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन किए थे। उसने डेल्थ नेल के एनर्जी फ्लो को
सिल्वर फॉक्स के एनर्जी फ्लो के साथ मिक्स कर दिया था, जिस वजह से अभी के लिए हाइनशैन की बॉडी के अंदर दो एनर्जीज एक साथ फ्लो हो रही थी एंड इस वजह से उसके पास लाइटनिंग एबिलिटी के साथ साथ डेथ नेल की पावर भी आ गई थी। ऐसे में जब भी हाइनशैन का हमला उसके अपोनेंट से टकराता था तो हाइनशैन की बॉडी से एक पावरफुल डिस्ट्रक्टिव फोर्स निकलने के साथ साथ एक पावरफुल साउंड भी निकलती थी, जो अगर कोई सुन लेता था तो उसका एनर्जी फ्लो उसके कंट्रोल से बाहर चला जाता था। एंड ये बहुत ही कमाल की बात थी। हाइनशैन बहुत ज़्यादा खुश था, उसने ग्रेट थंडर बॉक्सिंग को मास्टर कर लिया था। अब फाइनली उसके पास एक रास्ता था जिसके साथ वो आइस फेरी को मार सकता था। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।